कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में मैंने आपको बताई दिया, इसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। जैसे Q बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, दो मिक्सचर है, एक कम मास का है एक दूसरा है, दोनों एक गर्म पानी एक ठंडा पानी है, दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, या बर्फ है बर्फ को पानी में डाल दिया तो बर्फ क्या होगी, घुलेगी तो उसका फेज चेंज होगा ना। तो पहले पढ़ेंगे सेम फेज में कि वाटर, गर्म वाटर और ठंडा वाटर क्या है, मिला दिया गया तो उसका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, या उसके बाद बर्फ को डाल देंगे तो बर्फ क्या होगी, पहले पिघलेगी उसके बाद मिलेगी तो उसमें क्या होगा, फेज चेंज होगा, बर्फ का फेज भी चेंज होगा। फिर इस चीज को स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ तो लें कि हीट होती क्या है और उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला रटेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि एक एक चीज हमको समझ में आए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर कैलोरी। कैलोरी का मतलब देखिए क्या है, कैलोरी का मतलब है, पहले तो इसका मतलब समझिए, कैलोरी का मतलब है हीट और मीट्री का क्या मतलब है, क्या मतलब है, टू मेजर। और आप लोग बताइएगा जहां भी समझ में नहीं आएगा मुझे टोकिएगा, मैं एकदम कोशिश करूंगा कि एकदम 100% समझ में आए आपको, ठीक है। एंड कैलोरीमेट्री, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैलोरीमेट्री। इस कैलोरी का मतलब हीट, मीट्री का मतलब मेजर, और कैलोरीमेट्री का मतलब कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ हीट। तो पूरी कैलोरीमेट्री का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ हीट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट एंड लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। लगभग आज का टॉपिक यही है, बचेगा समय तो मिक्सचर भी, लॉ ऑफ मिक्सचर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कैलोरी, हेडिंग डालेंगे कैलोरी। कैलोरी क्या होती है बताओ भाई, 11th में पढ़ा होगा, 11th 12th किसमें, 11th में पढ़ा होगा, बताओ, रटा हुआ है, बताओ क्या होती है कैलोरी। अमाउंट ऑफ हीट, मैं बोल देता हूं आप लोग सुन लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 कैलोरी, इज 1 कैलोरी। अच्छा ये 14.5 टू 15.5 क्यों बोला गया, 15.5 से 16.5 बोल देते, ऐसा क्यों किया गया, किसी को कोई आइडिया। हाँ देखो ये एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए किया गया है। जैसे हम मान लीजिए मैं कोई हीट का इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहा हूं जो हीट को मेजर कर सकता है, इंडिया में बैठ के कोई डिजाइनिंग हो रही है, ठीक है। तो वो अब 1 कैलोरी हीट कोई वो चीज तो है नहीं, जैसे 1 किलो सेब है तो उसके लिए एक आपने क्या वजन बना दिया, नाप लिया कितना हो गया 1 kg आ गया, उस वजन को क्या कर दिया मैंने सेट कर दिया स्टैंडर्ड में। अब कैलोरी क्या है, कैलोरी क्या है, हीट है, तो हीट को भी क्या कर दिया स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 14.5 से 15.5 वो वाली 1 डिग्री बढ़ाने मर जो आपकी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे 1 कैलोरी। तो ये हर जगह क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। मान लो मैंने बोला कि नहीं मैं क्या करूंगा, मैं इसको मानूंगा 20.5 से 21.5 इस 1 डिग्री को मैं बढ़ेगा तो उसको क्या मानूंगा 1 कैलोरी। कोई कह रहा है कि 14 से 14.5 से 15.5 में बढ़ा तो उसको मानेंगे, कोई दूसरा इंसान आया उसने बोला कि नहीं हम तो इसको मानेंगे, तो क्या हो जाएगा कैलोरी में डिफरेंस हो जाएगा ना। आपको ये फील हो रहा है कि जब वाटर है, वाटर ऑलरेडी गर्म है, जब आप देखिए ठंडा पानी डालिए और जब हीट होना शुरू होता है तो शुरुआत में जब हीट होने में क्या होता है ज्यादा समय लगता है, और जब वाटर एक बार हीट हो जाता है तब वो हीट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो अभी हम लोग देखेंगे क्या कैलकुलेशन आ रही है, इसको जब हमारा लोअर टेम्परेचर पे है तो उसको हीट करने में एनर्जी क्या लगेगी ज्यादा लगेगी, और जो ऑलरेडी हीटेड है उसका टेम्परेचर क्या है बड़ा है तो उसका 1 डिग्री चेंज करने में एनर्जी क्या लगेगी कम लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम 100% नहीं कह सकते लेकिन हमको एक थोड़ा सा फील हो रहा है कि अलग अलग एनर्जी होगी कि नहीं होगी। 14 से 14.5 में बदलने में अलग एनर्जी होगी, और हम 20-25 पे चले गए, 25.5 से 26.5 बढ़ ले तो है 1 डिग्री का ही अंतर, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है डिफरेंट है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो कैलोरी की डिफिनीशन भी तो डिफरेंट हो गई।
तो एक कैलोरी जो अमाउंट ऑफ हीट थी वो हमारे लिए अलग हो गई, दूसरे के लिए अलग हो गई, तो हमें वो रेंज क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करना पड़ेगा। अगर एक कैलोरी मैं बोल रहा हूं हीट है, तो एक कैलोरी हीट को मैं क्या बोलूं कि वो वाली हीट है जो 14.5 से 15.5 में जाने में, जो 1 डिग्री रेज करने में, टेम्परेचर रेज करने में जो हीट हमारी लगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं 1 कैलोरी। तो ये जो रेंज है वो क्या है, ऑल ओवर द स्टैंडर्ड, ये फिक्स है। और एक बात और, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। जैसे आप लोग अभी, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि पहाड़ पे चले जाएं तो कुकर चावल बनाए तो कम जल्दी पकते हैं, देर में पकते हैं, क्या रीजन है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर का फर्क है। तो जब प्रेशर भी घटता बढ़ता है तो भी टेम्परेचर में क्या होता है, या हीट में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो डिफिनीशन में कोई भी शब्द फालतू में नहीं लिखा है, उस हर चीज का क्या है, एक मतलब है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट हमको क्या देनी पड़ेगी ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। भाई पानी आप रखे, सुबह चाय बन रही है तो उसमें अगर वो गर्म करना है तो हीट दोगे कि हीट लोगे, हीट देंगे। भाई नीचे से गैस जल रही है, वो क्या कर रही है, उसको हीट कर रही है। जब हीट कर रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जब उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 1 डिग्री चेंज होगा, कौन सा रेंज, इस वाली रेंज में 14.5 से 15.5, और प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी जो होती है ये कौन सी यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, याद रखना आपको, ये कौन सी यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट इसकी क्या है, हीट की एसआई यूनिट क्या है, जूल है, एसआई यूनिट क्या है, जूल है। और कैलोरी क्या यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है। अभी हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक क्लियर कर लेना। कैलोरी क्या है आपकी, सीजीएस यूनिट है। डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, क्या रटना पड़ा, रटेंगे डिफिनीशन, समझ में आ गया, समझ में आ गया, रटना तो नहीं पड़ेगा। 14.5 क्यों बोला मैंने, समझ में आ गया। 1 डिग्री है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना। भाई तभी तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी मतलब क्या है, उसकी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए लिखिए, कैलोरी की डिफिनीशन लिख लीजिए, कैलोरी की डिफिनीशन लिखिए, amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of pure water, 1 gram of pure water, 1 gram of pure water from 14.5 degree centigrade, 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade at 1 atmospheric pressure, is 1 calorie, is 1 calorie, is 1 calorie. Calorie is the CGS unit of heat. Calorie is the CGS unit of heat. Calorie is the CGS unit of heat. एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहां पे सब्सटेंस भी फिक्स कर दिया है। सब्सटेंस क्या है, प्योर वाटर। हर जगह यहां पे हम बैठ करके सब्सटेंस को मतलब समझिए, किसी इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, प्योर वाटर ले लिया, 14.5 से 15.5 हमने उसका टेम्परेचर रेस किया, और क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम बना दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया, तो उसमें जो हीट मुझे देनी पड़ेगी उसको मैंने मेजर कर दिया, उसको क्या बोल दिया मैंने, 1 कैलोरी। अब कोई बंदा मान लीजिए कहीं और किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, प्योर वाटर लेगा, 14.5 से 15.5 पे क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसका हीट मेजर कर लेगा, तो उसको क्या बोल देगा, वो
उसको 1 कैलोरी बोल देगा, वो उसके हिसाब से अपना सारा डिजाइनिंग कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस भी क्या है, फिक्स है। ये नहीं कि आप प्योर वाटर ले रहे हो, कोई पर्सन कोई दूसरा ले रहा, उसका भाई वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो सब्सटेंस भी फिक्स है। नेक्स्ट लिखिए हीट, हेडिंग डालेंगे हीट। हीट क्या होती है, लिखो एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, energy flowing from one point to another due to temperature difference, due to temperature difference is known as heat, is known as heat, is known as heat. Unit of measuring heat, unit of measuring heat is calorie and joule, calorie and joule. Unit of measuring heat is calorie और joule. Next line से heat is also a form of energy, heat is also a form of energy, heat is also a form of energy. हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। बहुत ध्यान रखेंगे बेटा, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट या एमकेएस, ये दोनों क्या है, सेम है। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या है, कैलोरी, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट बेटा 1 बजे से हो गया क्लास ना, टाइम से आना। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या है, कैलोरी, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। अच्छा एक बात और बताओ, कल बताया था आप लोग को कि इफ यू डू द वर्क हीट विल बी जनरेटेड, एंड अगर हीट है तो क्या वर्क होगा, ठीक है। अगर आप वर्क करेंगे तो हीट क्या होगी, अपने हाथ को रगड़ेंगे अगर, तो आप क्या कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं, वर्क करेंगे तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट हो रही है, इसका मतलब कि वर्क वहां पर हुआ है, ठीक है। अगर आप सोचिए कि जैसे आप गर्म कर रहे हैं ना, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उसके रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा आप पानी को वैसे उतना फील नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थर्मोमीटर वगैरह से आप मेजर करो, पानी को क्या करो, स्टिर करो, अगर उसको क्या करो, घुमाओ, मतलब पानी को चम्मच डाल के आप क्या करें, घुमाएं, तो भी क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मोशन में, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई हीट करने से भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब आप वाटर है किसी पैन में, उसके बाद आपको हीट कर रहे हो, तो उसके मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ी है। तो आपने गैस से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, आप मैकेनिकली भी तो बढ़ा सकते हैं। आपने क्या किया, मैकेनिकली उसको घुमाया, तो उसके वाटर मॉलिक्यूल क्या करें, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पूरे वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वर्क करते हैं तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेटेड है तो वर्क हो रहा होता है। लिख लो ये लाइन, इफ यू डू वर्क देन हीट विल बी जनरेटेड, इफ यू डू वर्क then heat will be generated, if you do work then heat will be generated, and if heat is generated, and if heat is generated then there must be some work has been done, then there must be some work has been done।
अभी एक दो क्लास बहुत थ्योरी की रहेगी, सही समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू विल डू वर्क देन हीट विल बी जनरेटेड, एंड इफ द हीट इज जनरेटेड देन देयर मस्ट बी सम वर्क हैज बीन डन। मतलब अगर हीट जनरेट हो रही है इसका मतलब वहां पे कुछ कार्य किया गया होगा, कार्य किया गया होगा, इसी का मतलब हीट जनरेट हो रही है। और कार्य को करोगे तो हीट क्या होगी, जनरेट होगी। हाथ को रगड़ोगे तो क्या होगा, हीट आपका आएगा। बिल्कुल बेसिक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये लिख लो, 1 कैलोरी बराबर क्या है, 4.18 जूल। और अच्छा ये आया कहां से, ये आया कहां से, देखो जूल है, जूल किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, वर्क की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क, और कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की। दोनों ही यूनिट क्या है, हीट की है। लेकिन ये बात बताई किसने, किसने बताई, जेम्स जूल ने। किसने बताई, जेम्स जूल ने बताई। पहले हम हीट को अलग पढ़ते थे और वर्क को अलग पढ़ते थे। तो जेम्स, एक्चुअल में क्या हुआ, सबसे पहले आए मेयर साहब, एक थे साइंटिस्ट, उनका नाम था 1942 में आए मेयर, ठीक है। तो मेयर ने यह बताया कि, मेयर ही नाम है, हाँ मेयर नाम है। तो मेयर ने यह बताया कि हीट और एनर्जी क्या है, दोनों दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, कि वर्क करोगे तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो वर्क होगा। लेकिन इसके बीच में कोई मतलब न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली क्या होगी। जैसे 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा ना, पढ़ा सबने है फॉर्मूला, ठीक है। आज समझने की कोशिश करते हैं, समझने को। 4.18 जूल अगर वर्क करोगे, अगर आप कितना वर्क करोगे, 4.18 जूल, तो कितनी हीट जनरेट हो रही होगी, 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी अगर हीट जनरेट हो रही होगी तो कितना वर्क किया गया होगा, 4.18 जूल। इसका मतलब यह है 4.18 जूल अगर मैं वर्क करूं, मैं हाथ रगड़ रहा हूं ना बेटा, हाथ रगड़ रहा हूं, तो वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है तो एनर्जी जनरेट, अरे हीट क्या है, हीट जनरेट हो रही है। और हीट का मतलब क्या है आपकी, मतलब हीट क्या है, कैलोरी में आप है, तो हीट क्या है, जनरेट हो रही है। तो कितना वर्क करूं कि मेरी 1 कैलोरी हीट जनरेट हो जाए, 4.18 जूल। तो वर्क का मैकेनिकल इक्विवेलेंस इन्होंने, ये मतलब ये तो वर्क है ना, वर्क तो एक तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस है, वर्क क्या ऐसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। बट हीट क्या है, ये तो मतलब हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे उतर आए ना, मतलब एटॉमिक लेवल पे उतर आए ना। हीट बेटा, हीट किसके कारण हो रही है, हीट इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे आ गए ना हम, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे पेन के ऊपर वाटर रखा तो वाटर क्या कर रहा है, उसके सारे सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो हमारी हीट जनरेट हो रही है। तो हम एक तरीके से क्या है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और इसका क्या हो रहा है, हीट हमारी जनरेट हो रही है। सिंपल ये समझिए कि हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंस क्या है, या मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ दिस वर्क कितना हीट में आता है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे, ठीक है। इसको इन्होंने किया भी, मेयर साहब तो बता के चले गए कि हीट और क्या है, हीट और ये क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन कैसे रिलेटेड हैं, कैसे रिलेटेड हैं, तो वो फिर जेम्स जूल ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं हम लोग जूल्स ऑपरेटस। क्या बोलते हैं, जूल्स ऑपरेटस। और जूल्स ऑपरेटस से उन्होंने निकाला, मैकेनिकल कुछ वर्क किया उन्होंने, और मैकेनिकल वर्क करने के बाद देखा कि कितनी हीट क्या कर रही है, हमारी जनरेट हो रही है। और उसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे इन्होंने ये फॉर्मूला हमारा दे दिया। बात समझ में आई, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या 4.2 डायरेक्ट याद रखो, 4.2 जूल, ठीक है। तो ये मतलब क्या है इसका, 4.2 जूल वर्क करेंगे तो 1 कैलोरी हीट जनरेट हो रही होगी। या दूसरे सेंस में 1 कैलोरी हीट जनरेट हो रही है, इसका मतलब वर्क कितना किया गया है, 4.2 जूल वर्क किया गया। तो थोड़ा सा मैं इंस्ट्रूमेंट में भी बता देता हूं कि क्वेश्चन कभी कभी थ्योरी में आ जाते हैं, बता देता हूं। अरे काजल मैम आइए, इसको नोट कर लो बेटा।
देख लीजिएगा वीडियो आ जाएगा, बड़ा वो होता है। ठीक है, ऑपरेटर से चाहो बना लो, तुम लोग बना लो इसको, एक ये बनाओ। क्या? अरे दिखा रहे हैं भाई। अच्छा, बहुत डिटेल में है, उतना ज्यादा हमारे जानने की जरूरत नहीं है ना, जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना समझा देता हूँ। आप मैम बैठ जाओ, नहीं तो दिखाई देगा बच्चों को। इस पे बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, बच्चों को दिखेगा नहीं। देखो मजाक में मत लो चीजों को, सीरियसली लो बेटा, मतलब इंटरेस्ट आएगा तो मैं भी पढ़ा दूंगा, नहीं तो लिखा के मैं भी आगे बढ़ू। देखो इसमें क्या है, एक आपका, देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए सिस्टम है, सिस्टम में क्या है, फ्लूइड है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है, वट। इसमें हमने एक थर्मोमीटर लगा देंगे टेम्परेचर या हीट को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये हमने एक फ्लूइड है, फ्लूइड में हमने क्या लगाया, एक थर्मोमीटर लगा दिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखने के लिए लगा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया। इनको हम शांत करा दें पहले। आवाज कहां से बंद होगी बच्चों? आवाज आवाज कहां से बंद होती है, नहीं पता? हाँ, विष्णु से ज्यादा जानते हैं मुझसे। ऐसे बता रही हूँ। चलो ठीक है, सुन लो मेरी बात, कोई बात नहीं बच्चों, आप समझिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि जैसे ये क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है, और ये क्या है, एक पुली है, पुली से एक हमारा वेट को किया गया, और ये इस तरीके से बंधा हुआ है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो ये इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, रोटेट, मतलब ऊपर मानिए, ऊपर मान लिए तो ये क्या कर रहा है, ये स्टेशनरी है, और जैसे ही ये नीचे जाएगा इसको क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो यहां पर कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर क्या है, ज्यादा, नीचे है तो क्या हुआ, कम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम, तो ट्रांसफर कहां हुई, हीट में। भाई मैकेनिकल वर्क हमारा यहाँ पे हुआ, और मैकेनिकल वर्क, भाई मैकेनिकल वर्क भी समझ सकते हैं, mg और क्या लगा ना, और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी आप समझ सकते हैं, वर्क भी हुआ और एनर्जी भी आपकी क्या हुई, ट्रांसफर हुई। तो यहां से जो एनर्जी हमारी निकली वो गई कहां, वो हीट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये क्या कर गया, इसका चक्का जो है ये घूम गया। तो घूमने से क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हीट क्या हो गई, हीट यहाँ पे ज्यादा। तो वो मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ दिस ऑपरेटर्स हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हम इससे निकाल के और हीट में कन्वर्ट करके उसको मेजर करके देख सकते हैं। तो जूल ने ये किया, जेम्स जूल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट को बार 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 परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद ही ये रिजल्ट आपका आया, कौन सा, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। एक बार आप लोग देख लो बस एनिमेशन, ठीक है, इतना डिटेल में समझो, बस ये समझ लो। रुको दूसरा दिखाने, रुक जाओ, मतलब ये है, एक चीज और दिखाने, रुको, ये बैग किधर से जाएगा, प्रचार ही चलता रहता है। कितना मजा आता है प्रचार में ना तुम लोग को।
देख लो बच्चों, देख लो, कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट था जो था ना, ये क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे वेट है। जब इस वेट हमारा नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या है, ये रस्सी क्या होगी, अभी हम मान लो ऊपर है तो ये रस्सी क्या हुई, बंधी हुई है, और जब ये नीचे जाएगा तो रस्सी क्या होगी, खुलेगी, और खुलेगी तो यहाँ पे इस ऑपरेटर्स ये देखो ऐसे लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स रोटेट होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनका हीट क्या, हीट हो जाएगी ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ हीट हो जाएगी, और हीट आएगी किसके कारण, किसके कारण आएगी, मैकेनिकल वर्क के कारण, या आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी में चेंज के कारण। जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई वही एनर्जी यहाँ पर गेन हुई, या जो वर्क हुआ वर्क का ही इक्विवेलेंस क्या हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये इन्होंने पूरा मेजरमेंट और ये सेटअप बना के पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद हमारा 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल इन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी, या 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। समझ में आ गया? ठीक है, अब फॉर्मूला रटना तो नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले का मीन्स आज समझ में आया, पढ़ा तो होगा आपने पहले भी, नो डाउट पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब आज समझ में आया कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। अब एक बात और याद रखेंगे कि कैलोरी जो है वो क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, और जूल क्या है, जूल क्या है, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट। और जहां पे भी हमको जूल से कैलोरी या कैलोरी से जूल में बदलना है वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया? तो इसको ऑपरेटर्स को बना लो, मैं बना देता हूं तुमको। देखो कुछ ऑपरेटर्स ऐसा था, बना लो, अरे बना लो कुछ कैसे ही, अभी बता दिया था ना। नेमिंग कुछ नहीं करेंगे, नेमिंग क्या करनी है, सर्च कर लीजिएगा जूल ऑपरेटर्स, बढ़िया सा सर्च करके फिर उसकी डिजिटल फोटोग्राफ निकलवा के लगा लीजिएगा कॉपी पे। अभी तो बताया आपको। ये क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर मान लीजिए वाटर वगैरह रखा हुआ है, ये रस्सी है, ये आपका क्या है, ये पुली हो गई, ये मान लो फिक्स पुली है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, मास है, मास जब ऊपर है तो हमारा क्या है, रस्सी से बंधा है, जब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, मास नीचे आएगा, नीचे आएगा तो रस्सी क्या होगी, खुलेगी, रिलीज होगी, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा, और वर्क के इक्विवेलेंट में क्या हो रही होगी, हीट हमारी जनरेट हो रही होगी। बस खत्म हो गई बात, चलो आगे चले, बस हो गया। लिखो, इसमें लिखो, अब देख लीजिएगा बेटा, अपने आप सर्च कर लीजिएगा, जूल ऑपरेटर्स करके सर्च करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, जूल ऑपरेटर्स, ठीक है, जूल ऑपरेटर्स करके सर्च करेंगे तो हमारा ये आपका मिल जाएगा। चलिए, तो जूल ने दिया, इन्होंने लिख लो 1942 में क्या दिया था इन्होंने, लिखो 1942 फिर डैश लगा के लिखो, मेयर गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, मेयर गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, मेयर गिव्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। फिर 1943 में जेम्स जूल, ही गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन between heat and work, he gives the mathematical relation between heat and work। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, जूल ऑपरेटर्स जल्दी लिखो, समझा चुके हैं बहुत देर तक।
जूल ऑपरेटर्स फॉर मेजरिंग द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल ऑपरेटर्स फॉर मेजरिंग द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट in which work of falling weight, Joule operators for measuring the mechanical equivalent of heat in which the work of falling weight is converted into heat is converted into heat in the water, is converted into heat in the water। जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है वेट का, फॉलिंग वेट का, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट इन द वाटर। तो बाकी ये लाइन अपने आप लिख लीजिएगा कि 4.18 जूल का वर्क होगा तो 1 कैलोरी हीट जनरेट हो रही होगी, और 1 कैलोरी हीट जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या है? 4.18 जूल वर्क हो रहा होगा। ठीक है, ये एक दो चार लाइन छोड़ के अपना हिंदी में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, हेडिंग डालेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये क्या कहता है? गिवन बाय जेम्स जूल, given by जेम्स जूल in 1943। ये कहता है J बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डब्लू, डेल्टा क्यू अपॉन डब्लू, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डब्लू। डेल्टा क्यू क्या है? हीट रिक्वायर्ड, डब्लू क्या है? मैकेनिकल वर्क। ठीक है, बस इसको इतना लिख के छोड़ दीजिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। J बराबर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड W बराबर वर्क डन, आपका वर्क डन। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक, धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, हेडिंग डालिए। ये नोट हो गया? आगे चलें, समझते चलिएगा, नहीं तो आगे कंफ्यूजन बहुत होगा। कभी कैलोरी आ जाएगा, कभी जूल आ जाएगा, कभी ग्राम आ जाएगा, कभी किलोग्राम आ जाएगा, कहीं पर 4.2 यूज हो जाएगा, कहीं 4.2 × 10³ यूज हो जाएगा ना। कब कहोगे सर ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जो बता रहा हूं ना उसको एकदम बेसिक से समझिए। कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, इतना ही पढ़ाया मैंने। और एक चीज पढ़ाई, कैलोरी क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ हीट है, और जूल क्या है? एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, इतना समझ में आया? बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा ऐसा लिखा होता है 1 कैलोरी क्या 4.2 × 10³ लिखा रहता है ना। अभी बताएंगे कहाँ पे क्या लिखा रहता है, मतलब कंफ्यूजन होगा, अभी बताएंगे कंफ्यूजन क्या है। ठीक है, अभी तक इतना हमने समझा। आगे लिखिए हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, हेडिंग डालेंगे हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। चलो किसी बच्चे को पता है थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? क्या होता है? किताबी डिफिनीशन, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट कर H से, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। हीट इज heat capacity is heat per unit change in temperature, per unit change in temperature। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या है इसका? ये तो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ ली, क्या हुआ? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या है मतलब?
बताओ प्रतीक्षा, क्या मतलब है, बताओ बेटा, आता है आपको? बोलो, नहीं बताओ क्या होता है, कोई बताए। अरे वो तो लिखा ही है। थोड़ा और बताओ। कोई हमारे पास सब्सटेंस है, कोई हमारे पास सब्सटेंस है, और मान लो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बॉटल है, बॉटल का मान लीजिए कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, इस बॉटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बॉटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैं बढ़ा दूं तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या बोलूंगा, हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। पेन है या रॉड है लोहे की, कोई भी सब्सटेंस है, उसका एक टेम्परेचर है, किसी टेम्परेचर पर रखी हुई है, ठीक है, मान लो पेन है और पेन तो गल जाएगी हीट करेंगे, तो मान लो लोहे की रॉड है या व्हाटएवर, तो उसका क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पर है, या वाटर मॉलिक्यूल है, पानी रखा हुआ है, पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे है, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या किसी पे, उसको हमने हीट किया, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर लेने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा हीट कैपेसिटी, क्या बोलूंगा, हीट कैपेसिटी, ठीक है। और जब सब्सटेंस भी हमारा यूनिट मास का हो, जब सब्सटेंस भी हमारा क्या हो, यूनिट मास को हो, तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मान लो 50 किलोग्राम का हमारे पास मास है और 50 केजी के मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। और 50 किलोग्राम भाई पूरा 50 केजी का मास है मान लीजिए, उसको हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो 50 केजी का मास है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका हर उसको 50 केजी को मैं एक एक केजी में तोड़ सकता हूं, एक एक केजी के 50 पीस बना दिए, तो हर एक पीस का टेम्परेचर भी तो क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो अगर मैं उसका यूनिट मास कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, यूनिट मास, मतलब 50 केजी का पूरा था और अब मैंने क्या किया, उसमें से एक टुकड़ा निकाल लिया 1 केजी का, उसका मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया 1 केजी का, तो उसका 1 केजी के मास को अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करूं, बढ़ाऊं, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई? हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है। बेटा ये बताओ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, पानी है ठंडा है, आप उसको गर्म करना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे जाड़े में हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो क्या करें, गर्म करके लाओ उसको, तो हीट उसको करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, हीट क्या है, रिक्वायर्ड है। तो अमाउंट कितनी हीट रिक्वायर्ड है, 1 डिग्री केवल टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं, कितना, केवल 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलूंगा, हीट कैपेसिटी। और अगर उसी को मैं बोल दूं कि वो यूनिट मास का है, बोल दूं उसका यूनिट मास का है, तो उसके लिए क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बात समझ में आई, फॉर्मूला क्या समझ में आया आपको, ठीक है। H बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। रटने की कोशिश प्लीज नहीं करेंगे ना, कोशिश करेंगे कि हम रटे नहीं। बेटा समझ के जब हम पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट भी होता है तो हमको समझ में आ जाता है। और आपके लेवल पर फॉर्मूला ऐसा नहीं आएगा कि Q बराबर एम एस डेल्टा टी क्यू एस दिया है तो एम निकालो, ऐसे सवाल नहीं आते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में यह आता है कि कॉन्सेप्ट आपको 100% क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा उतना इजी आपके क्या होंगे, सवाल होंगे। और सवाल में भी वो सवाल ऐसा नहीं पूछते कि कैलकुलेशन बेस्ड हो, आपको वो क्लर्क नहीं बनाना चाहते भाई, उसके लिए अलग से लोग हैं जो क्लर्क हैं, डेटा वाले हैं, या मतलब स्टैटिकल एनालिसिस, उनका डिपार्टमेंट अलग है। इंजीनियर या डॉक्टर का क्या होता है, ब्रेन डेवलप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की नॉलेज उनको होनी चाहिए। वो आपसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको ढंग से पता है कि नहीं पता है। तो समझ में आया, H बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो हम कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो इसको लिखो, इसमें लिख लो, लिखा इट इज द हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब समझ में आया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एक डिफिनेशन और लिखो, heat capacity is defined as the
amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of water नहीं, substance लिखिएगा. Heat capacity defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of a given quantity by 1 degree centigrade by 1 degree centigrade 1 degree centigrade या 1 degree Celsius. दोबारा बोल दूं, heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of water given quantity by 1 degree centigrade या 1 degree Celsius. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, MKS यूनिट अभी लिखते हैं हम. कौन सी? SI यूनिट. बताइए SI यूनिट क्या होगी? बोलो. जूल पर सेकेंड. ये क्या है? क्या है ये? टेम्परेचर है. मैकेनिक से बाहर आइए. डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर. अच्छा, टेम्परेचर मतलब क्या है? डिग्री सेल्सियस. और जूल पर डिग्री केल्विन तो होता ही नहीं. जूल पर केल्विन या भाई फ़ारेनहाइट में भी तो हो सकता है. मैंने डिफिनीशन में क्या निकाला? डिफिनीशन में क्या लिखा है? 1 डिग्री सेल्सियस. तो क्या जूल पर केल्विन हो सकता है? भाई नहीं हो सकता है. जूल पर डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन जूल पर केल्विन हो सकता है यूनिट. हाँ क्या? हाँ चेंज. अभी देखो, इसमें बहुत अच्छा पार्ट है, अभी समझ में आएगा. हो सकता है. अभी आप समझिए कि क्यों नहीं हो सकता. ये क्या है? हमने पढ़ा सेल्सियस पढ़ा, तो हमने क्या बोला? हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन टेम्परेचर. क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन टेम्परेचर. तो देखो, चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो, चाहे केल्विन में हो, चाहे फ़ारेनहाइट में हो, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा ही सेम होता है. लेकिन फ़ारेनहाइट का सेम नहीं होता है, केवल सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है. फ़ारेनहाइट का सेम नहीं होगा. तो इसकी अभी मैं आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं. कहां पे? ये क्या है? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए लिखा गया बेटा? किसके लिए लिखा गया? टेम्परेचर के लिए कि चेंज इन टेम्परेचर के लिए? चेंज इन टेम्परेचर के लिए. तो मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो अगर वो सेल्सियस के स्केल पर है या हमारा चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं केल्विन के स्केल में, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. लेकिन फ़ारेनहाइट वाला सेम नहीं होता है. क्यों नहीं होता? अभी हम लोग उस पर कैलकुलेट करेंगे. बस इसका फॉर्मूला लिख लो कि जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केल्विन, और इसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाता है 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट. इसको लिख लो. अभी कहां से आता है मैं बताता हूं अभी आपको. 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट. अच्छा सवाल बनेगा तो यहां तक जाएगा मामला ना. अभी समझाते हैं, एग्जैक्टली समझाऊंगा मैं क्या हो रहा है. चलिए, स्पेसिफिक हीट भी पहले लिख लेते हैं. लिखो. ये समझ में आया ना? अब आगे चला, अभी समझाएंगे इसको हम. नेक्स्ट लिखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक. ये 1.8 है, 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट. अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, अभी बताएंगे कहां से आता है. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है? एस. ठीक है, इसको लिखो. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट
मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो क्या हो गया, H अपॉन एम, ये क्या हो गया डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और यहीं से आप क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। चलिए इसमें और लिख लो, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू, एक तो ये तरीका, एक तो ये भी तरीका है, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस। लिख लो, एम बराबर मास ऑफ सब्सटेंस, एस बराबर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा की टी क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ एस बताओ, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केजी और केल्विन, ठीक है। फॉरेनहाइट का छोड़ दो अभी। या लिख सकते हो इसको भी 1.8 जूल पर केजी डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। ये कहाँ से आता है अभी बताएंगे, 1.8 का फैक्टर फॉरेनहाइट में कहाँ से आ रहा है ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट और हीट मतलब थ्योरी समझ में आ गई ना, कि एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए 50 किलो का कोई सब्सटेंस है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसका टेम्परेचर, उसको हीट देना, हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितनी हीट दे दूं कि उसका टेम्परेचर क्या हो, 1 डिग्री बढ़ जाए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज द हीट कैपेसिटी। तो वो क्या होगा, हीट कैपेसिटी हो गया। और मैं क्या करूं, 50 किलोग्राम का है तो मान लीजिए कि 1-1 किलोग्राम का मिलके बना है, तो सबका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो मैं यूनिट मास ले लिया, 50 किलोग्राम में से यूनिट मास ले लिया और उसका टेम्परेचर मैं कितना बढ़ाऊं, 1 डिग्री बढ़ाऊं। तो उसके लिए कितनी हीट, उसके लिए ज्यादा हीट चाहिए कि कम हीट चाहिए। 50 किलोग्राम के मास का टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए कि 1 किलोग्राम के उसी सब्सटेंस का 1 किलोग्राम का मास निकाल लूं और उसका बढ़ाऊं टेम्परेचर 1 डिग्री। तो किसमें हीट ज्यादा चाहिए, हाँ 1 किलोग्राम में ज्यादा चाहिए, 1 किलोग्राम में कम चाहिए। तो 1 किलोग्राम के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या रटना तो नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिख लो इसको, स्पेसिफिक हीट इज बेसिकली हीट गेन, हीट
gained or required by 1 degree, अरे क्या लिखा दूं, क्या लिखा, दूसरा बार लिख लो चाहे, heat required to raise a temperature of unit mass, specific heat is the heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree centigrade. Heat required to raise the temperature of unit mass, heat required to change the temperature of unit mass by 1 degree centigrade. डिफिनीशन में क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड की डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे ये कहानी क्या हो रही है ना, कि ये कहां से 1.8 का फैक्टर हमारा आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखो चलो हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और हीट कैपेसिटी एच क्या होती है हमारी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और इसमें जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, जूल पर, ये क्या है डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है टेम्परेचर की चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और समझने की कोशिश करते हैं, देखो सी है, सी अपॉन 5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, तो देखो अगर मैंने बोला कि सी हमारा क्या है, टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा कितना हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर चेंज इन सेल्सियस स्केल कितना हो गया बेटा, हाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना चेंज हुआ 20 डिग्री। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर 20। अच्छा, जब हमारा सी क्या है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना हुआ, केल्विन स्केल में कितना होगा ये 273, और 20 डिग्री केल्विन स्केल में कितना होगा बोलो 293। अरे कन्वर्ट करना नहीं पढ़ाऊंगा, याद है ना, ये क्या होगा, अगर सेल्सियस में 20 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा 290। अब डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बताओ कितना, 293 माइनस 273 कितना हो गया 20 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारा, सेम है, चाहे हमने क्या लिया सेल्सियस स्केल, चाहे लिया हमने केल्विन स्केल। तो हम इस वाले में क्या लिख रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो ऑल्दो हमारा डिफिनीशन में क्या है सेंटीग्रेड, लेकिन हमने ऑब्जर्व जब किया तो हमने ये निकाला कि चाहे हम सेल्सियस में अपना चेंज इन टेम्परेचर निकाले, चाहे केल्विन में निकाले, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारा सेम है। तो यूनिट में हम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं और पर डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं। ऑल्दो इक्वेशन में, अरे डिफिनीशन में हमारा सेल्सियस ही दिया हुआ है, डिफिनीशन जो कह रही है उसमें सेल्सियस ही दिया है, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने पे ये मैंने पाया कि हमने जब चेंज इन सेल्सियस स्केल निकाल, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में निकाला और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में निकाला, तो दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो हम चाहे सेल्सियस बोल दे चाहे केल्विन बोल दे, बात क्या है हमारी सेम है। ठीक है, अब जरा 0 डिग्री को फ़ारेनहाइट में निकालो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री, मतलब ये फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, अरे ये भी याद करोगे क्या, 0 डिग्री का तो पता चलो, फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितने पे फ्रीज होता है 32 पे, ये तो पता है ना। ठीक है, अब 20 डिग्री का निकालो फ़ारेनहाइट स्केल, कितना 20 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा बताओ भाई, कल निकलवाया था 68, कितना आया था 68 आया था, ऐसे देख रहे हो, इससे पता ही नहीं है निकालना, पता है ना निकाल लोगे, तो ये कितना आया था 68। अच्छा अब यहां पे निकालो डेल्टा टी, कितना चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में कितना 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताओ कि ये चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन का क्या है सेम है।
बट फ़ारेनहाइट का क्या है, सेम नहीं है। अगर ये भी सेम आ जाता तो मैं कह देता नहीं भाई तीनों हमारे सेम है, लेकिन बराबर आए नहीं, बराबर आए, तब क्या करें, अब क्या करें, तो एक वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो 1.8, भाई कुछ ये 20 क्या है, 20 36 से क्या है, कुछ ना कुछ इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 या 36 में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा 20 आ जाए, ठीक है। तो अपने मन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, देयर इज अ रूल, तो हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि वो आया कहां से। बस ये समझ में आया कि सेल्सियस और केल्विन हमारा सेम रहेगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सेम नहीं है, कुछ और होगा, क्या होगा उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से समझिएगा। चलिए इतना नोट हो गया, नोट हो गया, समझ में आ गया। बाकी फिर यूनिट और उसमें फंसोगे बेटा, सवाल आ भी जाएगा ना तो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इन सब में थर्मो में ना, यहां से लेके और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुम्हारा ये केल्विन और जूल और डिग्री और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड्स में घुमाते रहते हैं सवाल में, वो कॉन्सेप्ट क्यों चेक करते हैं, आपको पता है कि नहीं पता है। चलिए आगे चलें, नोट हो गया, आगे बढ़े। ऐसा कुछ टफ नहीं है, ढंग से पढ़ो, एकदम इजी है, बहुत इजी है। अब जो पढ़ना था टफ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पूरी फिजिक्स बहुत इजी है, बस पढ़ते जाइए, करते जाइए। अरे क्या हो गया, चलो अब हमने देखा कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5, ठीक है। तो देखो चाहे सेल्सियस ले लूं चाहे केल्विन ले लूं, ठीक है, इन दोनों में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हमारा इस स्केल में सेम है, तो फ़ारेनहाइट में क्या है, सेम नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसको हटाओ, इन दोनों में करके देख लेते हैं, इन दोनों में करके हम देख ले। तो हमने लिखा C बराबर क्या, या 9 को इधर ले आओ तो क्या होगा, 9/5 C बराबर F माइनस 32, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हम इंटीग्रेट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, देखो 9/5 dC/dt बराबर dF/dt माइनस क्या, माइनस 0, क्योंकि 32 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये हो गया 0। तो हमने कहा 9/5 dC/dt बराबर dF। और देखो फॉर्मूले में देखो जरा, H बराबर क्या था, H बराबर क्या था हमारा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और S बराबर, चलो इसी की पहले चर्चा करते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा है कि D है, वहां पे क्या है, डेल्टा तो हमेशा बड़े टेम्परेचर चेंज के लिए होता है, और डी स्मॉल डी क्या होता है, इस छोटे के लिए। तो इतने छोटे की हम स्टडी कर रहे हैं, इतने छोटे की हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, थोड़े से बड़े चेंज इन टेम्परेचर। ये तो बहुत छोटे चेंज इन टेम्परेचर के लिए हो गया, डिफरेंशियल कब यूज करते हैं, जब माइन्यूट हमारा बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है। तो मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, डेल्टा से चेंज कर देते हैं। तो dt तो पहले यहां से हमारा कैंसिल हो गया, तो हम कह देंगे 9.5 डेल्टा C बराबर डेल्टा F, ठीक है, 9.5 डेल्टा C बराबर डेल्टा F। तो यहां से डेल्टा C निकालेंगे तो डेल्टा C बराबर आएगा हमारा, देखो 9/5 करोगे तो हम ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 बराबर डेल्टा F। तो डेल्टा C बराबर डेल्टा F अपॉन 1.8, डेल्टा F अपॉन 1.8। ये हमारा किसके बीच में रिलेशन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं, चेंज इन सेल्सियस एंड चेंज इन फ़ारेनहाइट। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में तो हमने पढ़ा ही था ना, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये क्या पढ़ा है, चेंज इन सेल्सियस एंड चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या। अच्छा अब बताओ, अब हमने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो जूल, इसके यूनिट लिखो, जूल पर डिग्री सेल्सियस बराबर जूल पर डिग्री तो होता नहीं, केल्विन में क्या होता है, केल्विन। अच्छा ये और ये तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लिख सकते। तो चलो पहले लिख लेते हैं, मान लो हमने लिख लिया, मान लो यहाँ पे हमने जूल पर डिग्री
फ़ारेनहाइट हमने लिख लिया, ठीक है। और इसको बेटा आगे चल के ना ये इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, समझने वाली बात है केवल कि ये यूनिट लिख रहे हैं ना, तो इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड को हमने क्या लिख दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 1.8, क्या लिख दिया, डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 1.8। अब देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम क्या लिख लें, जूल, और डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिख दूं मैं, डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 1.8। तो 1.8 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट, पर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारी यूनिट क्या हो गई, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केल्विन, और 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये कन्वर्जन वाला समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रट लेना, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आने वाली चीज है, बट ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप सवाल करके भी करके गलत कर देंगे। अगर पता चला पूरा सवाल कैलकुलेट किया आपने ना, और कैलोरी उसमें पूछ लिया, पता चला यूनिट में चेंज आ गया, तो आपको कहोगे अरे सर वो तो मिसप्रिंट है, 1.8 तो मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट नहीं है, वो है, कुछ है ना। चलो समझ में आया, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 1.8। चलिए ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको क्या करना है, याद कर लेना है। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन 1.8, और यहीं से हमारा क्या आ गया, तो हमारी हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो गई, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केल्विन, 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चल और चलते हम लोग। जल्दी जल्दी करिए बच्चों, चले आगे चले, हो गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन एक कर लेते हैं इसके ऊपर एक। देखो मास मान लीजिए 50 kg है, मास मानिए 50 kg है, और चेंज इन टेम्परेचर है आपका 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा क्यू हमारा लग रहा है 100 जूल। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी चाहिए और एस चाहिए, निकालो क्या होगी। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या, 100/1 जूल पर डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना हो गया 100, एम कितना है 50, इंटू क्या, इंटू 1 बराबर कितना हो गया 2। तो एस बराबर क्या 2 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें ना, केवल बस ऐसे सवाल करके नहीं। इस सवाल वही अभी मैं बता रहा हूँ देर से आपको, 50 kg का मैंने ब्लॉक लिया, 50 kg का ब्लॉक लिया, उसका टेम्परेचर कितना रेज करना चाहता हूँ 1 डिग्री, तो उसके लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड आई, मेरी हीट कैपेसिटी कितनी आई 100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसका अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो कितनी हीट देनी पड़ी मुझे 100 जूल, और उसी में से मैंने 1 kg निकाल लिया। अगर 1 kg में निकाल लूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा एनर्जी, 2 जूल पर केजी, 2 जूल पर केजी, 2 जूल पर केजी देंगे तो उसकी हीट क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या हो गया हीट कैपेसिटी। समझ में आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट मास के लिए, और हीट कैपेसिटी टोटल मास के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वाटर इक्विवेलेंट। हेडिंग डालेंगे वाटर इक्विवेलेंट।
क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस का कुछ मास होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, और इसको कितना मैंने हीट दिया है, डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर हीट देने पर इंक्रीज हुआ डेल्टा टी। कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मास कितना है ms, और इसका स्पेसिफिक हीट क्या है ss, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। इसको मैंने डेल्टा क्यू हीट दिया तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी। ठीक है, अब ये यहाँ पे वाटर भरा हुआ है ना, तो वाटर भरा हुआ, तो इसको भी मैं क्या दूं, डेल्टा क्यू हीट दूं, और इसका टेम्परेचर भी कितना इंक्रीज हो, डेल्टा टी ही क्या इंक्रीज हो। तो इसका स्पेसिफिक हीट तो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर फिक्स है। तो कितना मास ऑफ वाटर होना चाहिए, कितना मास ऑफ वाटर होना चाहिए कि सो दैट अगर मैं डेल्टा क्यू हीट इसको वाटर को दूं तो इसका भी टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो, डेल्टा टी ही इंक्रीज हो। बात थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और सब्सटेंस को मैंने क्या दिया, हीट दिया, ठीक है, मान लो मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया, उसका टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री या 10 डिग्री हमारा बढ़ गया, डेल्टा टी दिया है ना, तो कुछ इसको हीट दिया, और हीट देने से क्या है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ गया। और आपने क्या लिया, बीकर, मान लो पेन है, और पेन बहुत थोड़ा सा पानी है, बहुत ही थोड़ा सा पानी है, मतलब समझ लो 10 ml ऑफ वाटर है, ठीक है, उसको आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर दे दी, तो पानी तो क्या होगा, उड़ गया। तो पानी का फेस क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। फेस चेंज हम यहाँ पर नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, हम टेम्परेचर चेंज चाहते हैं, फेस चेंज की अभी चर्चा हम नहीं कर रहे। इतना पानी हो कि पानी का भी टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज करे। भाई 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तब तो वो खत्म, ठीक है। और मतलब इसको मान लो मैंने, मान लो इसको और समझो, थोड़ा और डिटेल में समझो, इसको मान लो मैंने 100 कैलोरी दिया, ठीक है, रैंडम डेटा है, 100 कैलोरी दिया, और इसका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ गया। अब हम क्या चाहते हैं, उतना ही 100 कैलोरी में इस वाटर को दूं, उतना ही 100 कैलोरी क्या दूं, इस वाटर को दूं, सो दैट इसका भी टेम्परेचर क्या हो, 10 डिग्री ही बढ़े, 10 डिग्री ही बढ़े। तो देने के लिए मास ऑफ द वाटर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। उसका मतलब क्या है, जितना हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना हीट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका ये वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, वही तो मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो, अब कम वाटर रख दिया, मान लो वाटर क्या है मैंने कम रख दिया, और हीट उतनी ही दे दी, तो क्या वो कन्वर्ट हो पाएगी पूरी हीट कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो उसका कुछ एग्जैक्ट नंबर होगा ना, कि हम कितना वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो, हमारा अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, वाटर इक्विवेलेंट में। ये टर्म है बेटा, सवालों में आते हैं, हाँ? किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम हर चीज को क्या है, सब्सटेंस का मेजर नहीं कर पाते, तो उसका वाटर इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, उसको मेजर करते हैं। हर एक सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। बेटा देखो वाटर है ना, तो वाटर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने की डिवाइस हमारे पास है, थर्मोमीटर लगा दिया, उसका क्या है टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है और चीजों की ना हो ना, तो उसके लिए हम ये सब चीजें करते हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं हम, लिखो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कंज्यूम, amount of water required to consume same amount of heat, the amount of water required to consume amount of water required to consume
same amount of heat as the substance consume for same change in temperature, ये लिख लो। सब्सटेंस को, ये मतलब सब्सटेंस ही है बट इसको मास ऑफ द बॉडी से रिप्रेजेंट करें, वरना एसएस वो सेम जैसा लग जाता। तो उसको क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी। एसबी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, लिख लो मास ऑफ बॉडी। और एसबी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। एमडब्ल्यू क्या है, मास ऑफ वाटर। और एसडब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो हमने क्या देखा कि डेल्टा क्यू और डेल्टा, दोनों में डेल्टा क्यू और डेल्टा टी क्या है, हमारे सेम है। तो इसके लिए हम लिखें डेल्टा क्यू बी, मतलब इस सब्सटेंस के लिए लिखें तो क्या होगा हमारा, एम बी एस बी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू वाटर, इसका लिखे तो क्या लिखेंगे, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी। और हमें दिया है कि डेल्टा क्यू बी बराबर डेल्टा क्यू डब्ल्यू, ठीक है, बराबर डेल्टा टी। चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ो रहने दो। डेल्टा क्यू, ये दोनों हीट रिक्वायर्ड क्या है हमारी, सेम है। इसका मतलब एम बी एस बी डेल्टा टी बराबर एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है हमारा, सेम है, कट जाएगा। तो यहां से मास ऑफ द वाटर आ जाएगा। मास ऑफ द वाटर क्या आएगा हमारा, एम बी एस बी अपॉन एस डब्ल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है इसमें। सब्सटेंस का हमने क्या करना है, हीट और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो आपका मास ऑफ द वाटर क्या होगा। अच्छा, मास ऑफ द वाटर कम ज्यादा होगा तो क्या वो हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा पूरी तरीके से, नहीं कर पाएगा। तो एक स्पेसिफिक वाटर होगा। अगर हम कह दें ये थोड़ा सा कम है या, तो पूरी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो, एक सर्टेन फिक्स होना चाहिए ताकि ये एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को सेम डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा ले। तो वो अमाउंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अमाउंट फिक्स होना चाहिए, तो यहां से हम एम डब्ल्यू निकाल सकते हैं ना। सेम कर दिया, चलो बातें कर लो बस, अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। साक्षी और बुशरा क्या बातें हो रही है, समझ में आ गया क्या, ज्यादा समझ में आ गया, रिलैक्स हो गए तुम लोग। तुम पीछे क्यों देख रही हो, सामने देखो, सामने। चलो बेटा, समझ में आ गया। चलिए लास्ट करते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। और लॉ देखो हम कुछ पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे ना। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ऐसा मेरा विश्वास है। देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री मैं डाल दूं इसको। अच्छा, कुछ है क्या इसमें, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, समझ में आ गया ना, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट है बस। तो हमारा डेल्टा क्यू डेल्टा टी क्या है, सेम है। तो हमारा एम एस, ये क्या है, एम एस नहीं, एम बी एस बी बराबर एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद करना, उसको समझ के पढ़िए ना, समझ के पढ़िए। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। फिजिक्स में आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, फिजिक्स में वो पढ़ रहे हैं जो लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो लॉ क्या रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, उसी की क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टडी कर रहे हैं। कोई अलग से लॉ थोड़ा ना बना रहे हैं, वो दीज लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नेचर। ग्रेविटेशन पहले भी न्यूटन ने खोज की, उससे पहले भी सेब गिरता था तो नीचे ही गिरता था। ऐसा नहीं कि न्यूटन साहब ने खोज दिया तभी से नीचे गिर रहा है।
अरे वो बहुत पहले से, उनसे भी पहले से क्या कर रहा है, नीचे ही गिरा, बस उन्होंने क्या किया, उस चीज को डिस्कवर किया, उसकी एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू उन्हें प्रोवाइड की। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ नेचर है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसको क्या कोई ना कोई डिस्कवर कर रहा है, डिस्कवर करके हमको दे देता है, हमको पढ़ना पड़ जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम की बात है। चलो स्टडी करते हैं। देखिए जब मान लीजिए आप एज्यूम करिए कि जब क्या है, एसी रूम में आप बैठे हुए हैं, एसी रूम में आप बैठे हुए हैं, बात समझिए बिल्कुल, और 16 डिग्री सेंटीग्रेड आपके रूम का टेम्परेचर है, और कोई आपका फ्रेंड क्या हुआ, गेट खोल के अंदर आ गया, और उसने गेट क्या हुआ, खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो टेम्परेचर आपके रूम का बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ जाएगा। मतलब आप उसको डांटते ना, तुरंत गेट बंद करो ना, एसी को बहुत एकदम भीषण गर्मी हो रही 54 डिग्री की ना, उसमें क्या है, एसी में आप बैठे हुए बढ़िया 16 डिग्री पे, और किसी ने गेट खोल दिया तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, बंद करो। क्यों बोलते हैं? वो भी क्या है, लॉ ऑफ नेचर ही तो है, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है, आपने लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पता है कि रूम क्या होगा, हमारा हीट हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बाहर का टेम्परेचर, बाहर का जो हीट है वो अंदर आ रहा है कि अंदर का कोल्ड बाहर जा रहा है? अंदर का हीट, बाहर का हीट। तो टेम्परेचर, तो हीट कहां से फ्लो हो रही है बेटा, आपकी हीट कम हो रही है कि आप पे हीट आ रही है? अंदर कमरे में हीट क्या हो रही है, आ रही है। कहां से आ रही है, हाई टेम्परेचर से कि लो टेम्परेचर से? हाई टेम्परेचर से। बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और अंदर का क्या है, कम। तो बेटा हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। तो हम ये समझे कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और ये आपको पता है ना। बस आज हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री के नाम से, बट यू ऑलरेडी नो दिस, यू ऑलरेडी नो दिस। हमारी हीट जो ट्रांसफर होता है हमेशा ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिखिए, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दो मान लीजिए सब्सटेंस है, एक का टेम्परेचर T1, एक का T2, और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट कहां से ट्रांसफर होगी, हाई टेम्परेचर से T2 से T1 से बेटा, हाई टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ। समझ में आ गई बात? कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप ना जानते हो, ठीक है। चलो अच्छा, फेस से निकलता है। चलो एक दो चीज और लिख लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यही क्या है, ये दिस इज द लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। आप ऑलरेडी, आपको ये लॉ पता है, बट ये लॉ क्या होता है वो आप समझ गए, ठीक है ना। यही हमारा काम है। चलिए अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी हमारी क्या थी, H बराबर क्या था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इसकी यूनिट क्या देखा था, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केल्विन, या 1.8 जूल पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देख लिया हमने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस देखा हमने, क्या देखा, डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। ये क्या देखा था हमने, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा जूल पर केजी डिग्री, डिग्री नहीं क्या, केल्विन, और 1.8 जूल पर केजी डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, हाँ एक और पढ़ो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। एक लिख लीजिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW बराबर होता है हमारा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड।
ये किस में होती है, एसआई यूनिट की सीजीएस यूनिट? कैलोरी है तो बोलो सीजीएस। क्या है ये? सीजीएस यूनिट। अच्छा, इसको एसआई में बदल सकते हो, बदलो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। एसआई यूनिट में बदलोगे तो ये बात ध्यान रखना है, कैलोरी को किस में बदलोगे? जूल में, और ग्राम को भी किलोग्राम में बदलना। बहुत बच्चे नहीं बदलते हैं ना, बदलो जैसा। देखो कितना आ रहा है आंसर। अगर मैं निकालूं कि हमारा स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो 1 कैलोरी में कितने जूल? 4.2 जूल। और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10 की पावर -3 केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। या इसको हम कह सकते हैं क्या? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसमें है हमारा? एसआई यूनिट में है। और ये क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसमें है? सीजीएस में है। और ये एसडब्ल्यू कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है बेटा, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ना। कहीं कहीं पे ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदलते हैं, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कोई एसआई और सीजीएस यूनिट नहीं है, ये अपनी एक ऐसे ही लिखने का तरीका है। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख देते हैं, तो आपको समझ में आएगा। कहीं कहीं कंफ्यूज हो गए, बेटा को बोलोगे बच्चों की कहीं तो सर 4200 ले रहे हैं, कहीं 4.2 ले रहे हैं, हम बड़े कंफ्यूज हैं। समझ में आ गया ना? अगर आप क्या है सीजीएस में लेंगे तो ये लेंगे, एसआई में लेंगे तो ये लेंगे। और अगर ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया गया, केवल जूल को किसमें, कैलोरी को जूल में बदला गया, लेकिन ग्राम को बदला नहीं गया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम एसआई यूनिट में बोले तो हमें करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा, अदरवाइज हमारा ये आएगा। और दोनों ही आपको मिल सकते हैं, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसको ढंग से समझ लेना, फिर सवालों में फंसना तो मेरे पास मत आना कि सर ये तो ऐसे था तो ये कैसे हो गया, ये ऐसे ही होगा। तुम लोग को पहले से सब कुछ बता देते हैं। सबको समझ में आया? बोलो बेटा। नहीं? दोबारा बोलो बेटा। हाँ, बदल सकते हैं। ये तो मैंने सेंटीग्रेड में लिखा दिया, इसको पर डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन सेंटीग्रेड चेंज इन केल्विन के बराबर है। लेकिन फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 1.8 से गुणा करेंगे ना। सेंटीग्रेड, क्वेश्चन डाउट सही है। सेंटीग्रेड में लिख दिया मैंने, बता दिया। केल्विन में भी आप लिख सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? ये समझ में आता है ना क्यों करेंगे? ठीक है, हम बताएं, आप समझ लीजिए, बाकी किसी को समझ में आए ना आए ना। चलो, हो गया। कितना नंबर आया अंजलि तुम्हारा? नहीं आया? पेपर चेक नहीं हुआ क्या अभी तक? कॉपी नहीं मिली आप लोग को? अच्छा, मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ मिक्सचर। हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मिक्सचर। पता है आपको लॉ ऑफ मिक्सचर? देखिए, अभी हम सेम जैसे वाटर की बात करते हैं, फेज चेंज की बात नहीं करेंगे। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर हमने आइस डाल दी। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक गर्म है और उसको और ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या डालते हैं? उसमें आइस डालते हैं। और जब आइस डालते हैं तो आइस क्या है? कोल्ड है
आइस के अंदर क्या है, कोल्ड है, मतलब वो ठंडी है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम है। और जो आपका जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक समय पे आइस क्या हो जाती है, पूरी पूरी खुल जाती है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, मिडवे, मतलब जितना वो जो आपका गर्म था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। और सोचो, जैसे आपने मान लीजिए 2 गिलास है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इन दोनों को उठा के मैंने एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, आपको पता है, आप थोड़ा सा फील करिए। जैसे आप मान लीजिए गर्म पानी पी रहे हैं ना, गर्म पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी उसमें मिला दो। क्यों मिला दो, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। तो ज्यादा गर्म टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जब आपने मिक्स किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे आपने ग्लास है, आपका बड़ा सा ग्लास है, तो आपने मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये पानी मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, और इसमें आपने नीचे इधर से ऊपर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी मिलाया, ठीक है, तो ऊपर ऊपर का 20 डिग्री रहे और नीचे नीचे का 60 हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ मिक्सचर एग्जिस्ट ऑलरेडी इन द नेचर। नेचर में है, ऐसा नहीं कि हमने बनाया, ऑलरेडी इन द नेचर। वो क्या करता है कि जब भी अगर मिक्सचर का हम किसी दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, तो देयर इज हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। और कब तक हीट ट्रांसफर होगा, जब पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो, सेम ना हो जाए। जब पानी डाल के बेटा फिर पानी पीते हो आप, तो आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर लगभग लगभग क्या रहता है, सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि आधा पिया तो ये हॉट टेम्परेचर, फिर नीचे फिर कोल्ड फिर हॉट, ऐसा पूरा पानी पीते हैं तो पूरा पानी क्या हो जाता है, लगभग लगभग बराबर टेम्परेचर। हीट एक्सचेंज कब तक पॉसिबल है, जब आपका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो, सेम ना हो, ठीक है। तो जब तक इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर। इसमें भी कंडीशन है बेटा, सब्सटेंस अलग अलग होगा तो चीजें अलग, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ना। जैसे मान लो वाटर में वाटर मिक्स करो, ठीक है, तो अलग चीज है, तो सेम है, ठीक है। वाटर में आइस क्यूब लो, तो आइस क्यूब में क्या हो रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है ना, फेज आप जान रहे हैं ना, लिक्विड सॉलिड है गैस, तो वहां पे फेज चेंज हो रहा है, उसकी अलग स्टडी करेंगे। दो मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वाटर में कुछ और मटेरियल ऐड कर दीजिए ना, तो वो क्या है, सब्सटेंस अलग अलग है, तो उसकी स्टडी अलग करेंगे। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे, वाटर में वाटर मिलाएंगे, उसके बाद हम धीरे से वाटर में आइस मिलाएंगे या इवेपोरेट करेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है। तो फेज चेंज की स्टडी करेंगे। तो इसी तरीके मिक्सचर, जब भी मिक्सचर होगा तो देयर इज ए हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाए, पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। और जितनी और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश ये करते हैं कि इसका बेटा देखो, ये 20 डिग्री का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और 60 डिग्री वाले का कम होगा। तो मैंने बोला कोई टी टेम्परेचर पे दोनों आ गए, कोई टी टेम्परेचर पर आ गए, तो रिलीज कौन कर रहा है, जो 60 डिग्री वाला है वो हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और 20 डिग्री वाला क्या है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितनी हीट अगर आसपास की सराउंडिंग में जीरो मानूं, मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं इसको मैं मानता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आसपास में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वरना तो हीट होगा तो एटमॉस्फेयर के भी पार्टिकल है, तो थोड़ा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के पार्टिकल में भी हीट क्या होगी, सराउंडिंग में भी एब्जॉर्ब, भाप निकलती रहती है ना, या थोड़ा थोड़ा हीट क्या होगी आपकी सराउंडिंग में खराब हो जाएगी। तो सराउंडिंग मानता हूं आइसोलेटेड है, कहीं पे सराउंडिंग में मेरा लॉस नहीं हो रहा। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो जितनी हीट ये इसको देगा उतनी ही हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब विल इक्वल टू हीट गेन, हीट एब्जॉर्ब विल इक्वल टू हीट गेन। और ये भी कोई नया लॉ नहीं है। हीट क्या है, वर्क, वर्क क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या रहती है हमेशा ही कंजर्व रहती है। हीट क्या, एनर्जी क्या रहती है हमेशा कंजर्व।
तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे यही हो रहा है ना, जितनी हीट इसने इसको दी उतनी हीट इसने एब्जॉर्ब की, तो टोटल हीट हमारी ऑफ द सिस्टम क्या रही, रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। तो हीट और एनर्जी क्या है, एक ही चीज तो है, तो एनर्जी भी क्या रही हमारी, कंजर्व। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ हीट, ये पढ़ेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। वही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है, कोई अलग चीज नया चीज नहीं पढ़ रहे, मैकेनिक्स से कन्वर्ट कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए लिखा दूं इसको, चलो कल लिखाऊंगा, समझ में आ गया। 10 मिनट का ब्रेक है, 33 बजे से क्लास है आपकी बायो की, ठीक है। रिवाइज करते चलिए, 2-4 दिन अभी थ्योरी की क्लासेस चलेंगी और मतलब थोड़ा सा समझेंगे हम हीट को, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे।